प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो नूर था वो गायब हो गया है। ये जो रात को इनको सपना आता है, ये सवेरे उठकर उसको पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। फिक्शन को फैक्ट समझना, माइथोलॉजी को हिस्ट्री समझना, ये लोकसभा के चुनावों में जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, उस झटके की वजह से भारतीय जनता पार्टी की रात की नींदें उड़ी हुई है। वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि सारा काला धन वापस नहीं आया तो 50 दिन में मुझे जो है वो चौराहे के ऊपर जला देना। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान और आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो मोदी कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है, उसने अप्रूव कर दिया है कोविंद रिपोर्ट को, जो रामनाथ कोविंद लेड एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर और फतेहपुर से एमएलए भवानी पठानिया जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। धन्यवाद। जी धन्यवाद ओजस्वी जी। जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कि क्या आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, ऐसे जो हेयर ब्रेन्ड आइडियाज होते हैं उसके समर्थन में कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से मैं और मेरी पार्टी, हम सारे जो है इसके खिलाफ हैं और इसके हमारे पास बड़े कॉन्क्रीट रीजंस हैं। जी, तो कुछ रीजंस आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो टेक्निकल पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप देखिए कि अगर कोई सीट खाली होती है तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शंस कराने होते हैं। सिमिलरली अगर कोई विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है या कोई सरकार जो है वो डिसमिस हो जाती है, चाहे वो आर्टिकल 356 की वजह से हो या वो किसी और कारण से, किसी और इमरजेंसी कारण से हो, या कई बार क्या होता है कि जैसे आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो जबरदस्ती सरकार को डिफेक्शन से गिराने की कोशिश की गई। आपने बाकी देखे कि ऐसे सिचुएशंस जो हैं वो इमर्ज हो जाती हैं जहां पर सरकारें अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। अब जी, अगर सरकार ने, अब लेट अस से, अगर दूसरे साल में कोई समस्या आ जाती है और उसकी वजह से कोई सरकार अगर भंग हो जाती है, तो क्या इस राज्य को अगले 3 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत? सो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट के अलावा अगर आप देखिए, जो दूसरे सबसे बड़ी समस्या है कि इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज द लॉ। अब बाय डिफाइनिंग वन नेशन वन इलेक्शन, आप क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो चाहेंगे कि मैंने चाहा 5 साल बाद इलेक्शन हो सबके, तो सब जो है वो उसी हिसाब से इलेक्शन हो। लेकिन अगर इलेक्शन आर नेसेसिएटेड बिकॉज ऑफ एनी अदर इवेंचुअलिटी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के टोटली खिलाफ है। और आप देखिए एफिशिएंसी फैक्टर्स के अंदर हमारे अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए। अब लोकसभा जी, इलेक्शंस तो वन नेशन वन इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शंस तो किसी स्टेट के सेपरेट नहीं होते। लेकिन एक लोकसभा के इलेक्शंस करवाने में इनको 2.5 महीने लग गए। मतलब जब विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, लेट अस से अगर गुजरात का चुनाव हुआ या उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आप 7-7 8-8 फेजेस के अंदर आप वो इलेक्शंस आप कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है जी। और तो वन नेशन वन इलेक्शन इज जस्ट, इट इज जस्ट हेयर ब्रेन्ड आइडिया, लाइक आई सेड। क्योंकि देखिए, कम पढ़े लिखे होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा जनता को यह भुगतना पड़ता है जब नेता कम पढ़े लिखे हों, कि जो उनके दिमाग में आता है वो फिक्शन को फैक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, वो जो है वो माइथोलॉजी को हिस्ट्री समझ लेते हैं। और उसी का एक पार्ट जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। दिस इज एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द इलेक्टोरल प्रोसेस। दिस इज एन अटेम्प्ट टू गिव अ डायरेक्ट एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी in the electoral process, and this also is an attempt to somewhere circumvent the constitutional provisions, जो कि मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली एक हॉगवॉश है। और इसको जो है, इसका हमारे जैसे एक समाज में, हमारे जैसे एक गणतंत्र में, हमारे जैसे एक प्रजातंत्र के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है। जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको डिफेंड कर रही है ये बोलकर कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो आचार संहिता एक ही साथ लगेगी और हट जाएगी। उसके बाद बाकी समय में काम हो सकेगा और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी गवर्नमेंट बॉडीज की काम करने की। और साथ में उनका कहना है कि खर्चा जो है वो पूरे समय चलता ही रहता है चुनावों की वजह से, तो वो भी थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा। इस पर आपका क्या आप ओपिनियन है? आप एक चीज देखिए कि ये दो छोटी छोटी चीजों की वजह से
आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो वही बात हुई ना कि मतलब एक संविधानिक जो हमारा तंत्र है, एक जो हमारा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, बिकॉज मैं इसलिए जानता हूं कि हमने मतलब मेरी फतेहपुर इलेक्शंस के अंदर, फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम 2 बाई इलेक्शंस दे चुके हैं। एक बाई जी, इलेक्शन तब हुआ था जब एक सांसद जो है वो एक विधायक ने सांसद का इलेक्शन लड़ा और उसके बाद अपनी सीट को छोड़ा, और दूसरा मेरे पिताजी के देहांत के बाद बाई इलेक्शन हुआ। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं और ये जो इस प्रकार के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इस प्रकार के जो नेसेसिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, इन इलेक्शंस का जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि 6 महीने के अंदर जो है आपको चुनाव जी, कराने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इज ट्राइंग टू किल दिस एंटायर स्पिरिट। और ये देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि हम खर्चा बचा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला था कि सारा काला धन वापस नहीं आया तो 50 दिन में मुझे जो है वो चौराहे के ऊपर जला देना। ये तो देखिए झूठे हैं। ये मैंने बोला ना, इनको फैक्ट और फिक्शन के बीच में फर्क जो है वो समझ नहीं आता। ये जो रात को इनको सपना आता है, ये सवेरे उठकर उसको पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हमारी डीमोनेटाइजेशन ने हमारी कमर तोड़ के रख दी। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जितने भी हमारे छोटे व्यापारी थे, जितने भी हमारे जो एमएसएमईज थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी कमर जो उस समय टूटी, आज तक जो है वो सीधी नहीं हुई है। उसके बाद जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, आज तक जो है हम उससे उबर नहीं पाए हैं। उसके बाद आप देखिए कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या किया कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करके आज आपने जो है हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनको मोहताज बना दिया है। जीएसटी के साथ आपने क्या किया कि जीएसटी की जो आप हमको किस्तें देते हो, वो अब आपके हाथ में एक टूल बन गया है टू राइड ओवर द स्टेट्स। ये केंद्र सरकार के हाथ में एक टूल है स्टेट्स को टॉर्चर करने का। और ये जो है ये एक फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है। और इसी सिलसिले में वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये आगे चलने वाला है। अब सपोज किसी स्टेट के अंदर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से 10 विधायक जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और 10 विधायकों का जो इलेक्शन होना है। अब आप क्या बोल रहे हो कि इनका इलेक्शन तब होगा जब 3 साढ़े 3 साल आपके बीत जाएंगे। और अगर आप इनका इलेक्शन करवाओगे देन वेयर इज इट वन नेशन वन इलेक्शन। आप मतलब आप बोल क्या रहे हो, मतलब वही है ना कि रात को जो आपको सपना आया वो उसको आप एक बार किसी समझदार इंसान से वैलिडेट तो करवा लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आप अपने एडवांटेज में लेके जाने के लिए आप इस प्रकार की जो है हेयर ब्रेन स्कीम्स को आप लेके आना चाहते हैं, और इसके हम सख्त खिलाफ हैं। जी। जैसे कि टीएस सिंहदेव जी जो हैं आप ही की पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव तो करवा नहीं पाए, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के साथ, पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे कराएँगे? तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों केंद्र सरकार जो है इतना ज़्यादा आपके ओपिनियन में इस चीज़ को करने पर लगी हुई है कि ये करना ही है? नहीं नहीं, आंसर बड़ा जो सिंपल है। देखिए, ये जो लोकसभा के चुनाव हुए, ये लोकसभा के चुनावों में जो झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, उस झटके की वजह से भारतीय जनता पार्टी की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो नूर था वो गायब हो गया है। अमित शाह भी जो है वो क्या जो बयान दे रहे हैं वो पहले भी कम ही समझ आता था, अब और भी कम समझ आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार की एरोगेंस भारतीय जनता पार्टी में थी, आज वो छिन्न भिन्न होकर चूर हो गई है। और आज एक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं, बल्कि एक एनडीए की सरकार को चला रहे हैं। अब सॉरी, एनडीए नहीं, एनडीए अलायंस की सरकार वो चला रहे हैं। अब अगर आप इसको आगे देखिए तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है, जो 239 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो हाथ था मीडिया मैनिपुलेशन का। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया 10% भी जो हमारी इंडिया अलायंस है उसके साथ अगर चल गई होती तो ये सीट्स जो है कभी 180 से ऊपर नहीं जानी थी। सेकंड इशू इज, जब आप पावर में होते हो, द एडमिनिस्ट्रेशन इज विद यू। आपके डीसीज आपके हैं, आपके एसपीज आपके हैं, आपके केंद्र सरकार की जो आपकी इलेक्शन कमीशन है वो शेड्यूल आपके हिसाब से बनाता है। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की फेजिंग जो है वो आपके हिसाब से करता है। जो आपके बीएलओज और ये सब लगते हैं वो आपके हिसाब से लगते हैं। तो ये एक कोशिश इनकी ये है कि अभी हम पावर में हैं,
वी आर इन पावर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और जिन जिन स्टेट्स में हम बाहर निकल चुके हैं, अगर इन सबका हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी मदद कर सकती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट कर कर हम कभी भी पावर से बाहर नहीं जाएंगे। ये एक इनका कोर ऑब्जेक्टिव है, ये इनका सोच है। लेकिन ये सोच बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको बोला कि फिक्शन को फैक्ट समझना, माइथोलॉजी को हिस्ट्री समझना, और रात को आए हुए सपने को सवेरे उठ के इंप्लीमेंट करना, ये वो इनकी प्रक्रिया है। तो इसके पीछे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेशन का, और मैनिपुलेशन को यूजिंग इट टू द एडवांटेज ऑफ द रूलिंग पार्टी, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। जी, तो आपको क्या लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी हो पाएगा? क्योंकि अभी हाउसेस में इसको रखा जाना है, अभी सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी से मिली है। देखिए ऐसा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जहाँ तक मैंने रिएक्शंस देखे हैं, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में से टीएमसी का रिएक्शन, आम आदमी पार्टी का रिएक्शन, असली वाली शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी का है उनका रिएक्शन, एनसी का जो असली एनसी है उनका रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन तो खड़गे जी जो है वो ऑलरेडी बता ही चुके हैं, और ट्विटर के ऊपर जो मैं बाकी भी अलायंस जो अलाइज का मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, उस रिएक्शन के हिसाब से तो कोई भी इसके लिए सहमत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जो है, इसकी अलायंस की जो 25-26 पार्टनर हैं, ये मेजोरिटी में है। लोक जल शक्ति पार्टी इनके साथ है, जो चंद्रबाबू 32 नायडू इनके साथ है। हाँ, कहा जा रहा है 32 पार्टीज इसमें समर्थन में और 17 जो दल हैं वो खिलाफ हैं इसके। नहीं तो 32 पार्टीज कौन सी हैं, मतलब उनके आप वो दल जो आंकड़ा जो नंबर ट्विटर पर शेयर कर रही है भाजपा, वो तो भाजपा शेयर कर रही है ना। देखिए भाजपा ने तो ये भी शेयर किया था कि जब काला धन वापस आ जाएगा तो सबके खाते में हम 15-15 लाख डाल देंगे। भाजपा के जो बाकी घटक हैं जैसे बाबा रामदेव, उन्होंने बोला था कि 40 रुपए का पेट्रोल बेच देंगे। आपके जो उनके श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने बोला था व्हेन मोदी विल बी प्राइम मिनिस्टर डॉलर विल बी 42। तो देखिए जो 40 रुपए का बाबा जी ने पेट्रोल बोला था वो 100 रुपए का है, जो डॉलर 40 रुपए का रविशंकर जी ने बोला था वो आज 84 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और जो काला धन और 15 लाख की बात है, आज सरकार ये कहती है कि हमको पता ही नहीं कि स्विस बैंक में काला धन कितना है। उससे पहले इनके पास खाते भी थे कि इसके खाते में इतना पैसा पड़ा है और ऐसे करके उठा के हम ले आएंगे। तो देखिए ऐसा है कि दो प्रकार की विचारधाराएं हैं हिंदुस्तान में। एक विचारधारा वो है जो कि एक कॉमन आदमी के लिए काम करती है, एक विचारधारा वो है जो कि एक जो आम जनमानस के लिए, जो एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक जो है हमारा रिटायर्ड कर्मचारी के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और हमारे जितने भी मिडिल क्लास के जो हमारे जो जनसंख्या है उनके लिए काम करती है। और एक विचारधारा वो है जो हिंदुस्तान का टॉप 1% है, जिसके पास इस समय 70% हिंदुस्तान की वेल्थ है, वो उसके लिए काम करती है। और वो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, और पहली वाली विचारधारा है कांग्रेस पार्टी और हमारे अलाइज की। तो अब आप देखिए कि जितनी भी आपकी जनसंख्या है, वो उस जनसंख्या के हिसाब से अगर आप इस मुद्दे को अगर आप लेके चलें तो इसके पीछे जो है कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमेशा पावर में रहें, और जैसे ही हम हमेशा पावर में रहें, रिच कीप ऑन बिकमिंग रिचर, जो अमीर है वो अमीर होता रहे और जो गरीब है वो जो है रसातल में वो जाता रहे। इसका हम एडी चोटी के साथ अपोज करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो एनडीए के घटक दल हैं, कल को जो है आपके नीतीश कुमार जी को भी अपना फेस करना है जाकर, कल को टीडीपी को भी जाकर फेस करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जो है उसी के बीच में आ जाएगी, और एक बार जब ये टेबल होता है तब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन हमारी तरफ से ये पूरा वी आर टोटली अगेंस्ट दिस एंटायर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। जी, आपने रिच और पुअर की बात की, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने अभी-अभी कहा है कुछ देर पहले, इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के ही बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने अव्यवहारिक इसको बताया है वन नेशन वन इलेक्शन को। तो वहां पर उनका ये कहना था कि उन्होंने सर्वे किया है पूरे देश में और 80% लोग इसके पक्ष में हैं। तो उनका कहना है कि लोग ही ये चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव जी को बोलिए कि 80% लोग और सर्वे छोड़िए, आप जो आपकी ट्रेनों में हमारे यूपी के, हमारे बिहार के, हमारे जो बाकी झारखंड के और हमारे उड़ीसा के, बंगाल के जो लोग
जो इस समय ट्रैवल कर रहे हैं और वो ट्रैवल करने में जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो सुविधाओं के अभाव से जिस प्रकार आज लोग नाराज हैं और जिस प्रकार आज लोगों की हालत खराब है, पहले उस पे आप एक बार सर्वे करा दीजिए कि आपका जो मंत्रालय है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, बाकी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जो जिसका काम है वो नहीं करेगा। अश्विन वैष्णव जी का क्या रोल बनता है इसके बारे में टिप्पणी करने का? जो ऑथराइज्ड पर्सन है, आइदर द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड स्पीक ऑन दिस। अश्विन वैष्णव जी की ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, लोग जो है वो मर रहे हैं, लोग त्राही त्राही मची हुई है रेलवे के अंदर, ठीक है जी। और हर महीने एक वो हरी झंडी दिखा देते हैं, एक लग्जरी ट्रेन को, और लग्जरी ट्रेन में वही बता रहा हूं, ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। आपको गरीब रथ चलता हुआ नहीं दिखेगा, आपको जो है ये दुरंतो एक्सप्रेसेस और जो आपकी तेजस है ये चलती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ केटर करना चाहती है 1% हिंदुस्तानी। हमारी आबादी 150 करोड़ है, उसमें से 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी, जिनके पास 70% हिंदुस्तान की टोटल वेल्थ है, ये उनके लिए काम कर रही है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो इनकी सारा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र यही है कि किसी तरीके से नेशन को कैप्चर कर लिया जाए और इसको कभी जो है हम ये छोड़े ना। जैसे कि पहले भी हमारा शक था कि अगली बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ जाती है तो हो सकता है इलेक्शंस हो ही ना। ये उसी कड़ी का एक स्टेप है, ये उसी कड़ी का एक स्टेप आप देखिए ना। जी, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, चलिए उनके इस पर उनकी प्रतिक्रिया का तो हम सभी को इंतज़ार रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया एक दूसरी चीज़ पर दी है। उन्होंने अभी जैसे कि जम्मू-कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव है, तो दोनों ही जगहों पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर्स के बीच में वो जब अपना एड्रेस दे कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश में गारंटीज़ दी गई और सुक्खू सरकार पर उन्होंने जो है अटैक किया है कि कोई गारंटी वहाँ पूरी नहीं हुई है। मस्जिद का उन्होंने ज़िक्र किया, मस्जिद विवाद का कि जो हिंदू हैं, वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। तो इसी तरह के हालात कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके प्रदेश में भी पैदा करेगी, जैसा हिमाचल में उन्होंने किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जो सामने वाला है उसको भी ये सोचना चाहिए कि इज़्ज़त जो है वो खैरात में नहीं दी जाती, इज़्ज़त कमाई जाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की इज़्ज़त जो है वो शायद उतनी ज़्यादा लोग नहीं करते। पहली बात, मैं मस्जिद विवाद की बात करता हूँ। मस्जिद का काम जब ये 2010 में चला, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 से लेके 2012 तक रही, जब पहली अनऑथराइज्ड जो है वो मंजिल इस मस्जिद की बनी। उसके बाद 2017 से लेके 2022 के बीच में जो बाकी दो अवैध जो मंजिलें हैं वो जो है बनी हैं 2017 से लेके 2022 के बीच में। माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो पूर्व जो थे, ये सॉरी हमारे ये मुख्यमंत्री उस समय होते थे जयराम ठाकुर जी, इनकी सरकार थी और इनकी सरकार में वो जो है ये मस्जिद बनी है। उस समय इनको ना कोई दर्द हुआ, ना इनको कोई तकलीफ हुई, क्योंकि ये पावर में थे। जैसे ही ये पावर से बाहर गए, एकदम से एक मस्जिद का विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया। मेरा ये मानना है कि इसकी इंक्वायरी जो है ये जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर होनी चाहिए, या जो 2010 और 2012 के बीच में अधिकारी थे उनके ऊपर होनी चाहिए। हमारे टाइम पे पिछले टाइम एक 4 बाथरूम बने थे वहां पर अवैध, उसको रातों रात जाके जेई ने तोड़ दिया था क्योंकि वो अवैध निर्माण था। बाकी ये केस चल रहा है, ये केस जो है ये अभी अदालत के विचाराधीन है। आप भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी तो देखिए ना क्या है। इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलता। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वहां चलता है जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा हो। हमारे यहाँ पर 97.4% हिंदू रहते हैं। अब जब मेजोरिटी सारे हिंदू हैं, ठीक है जी, तो हम किसको किससे लड़ाएंगे? अब उसके लिए इनको विवाद क्रिएट करना है, क्योंकि ये मुंह की खा चुके हैं, स्टेट से बाहर हो चुके हैं। सेंटर के अंदर आज इनकी वो स्ट्रेंथ बची नहीं है जो एक जमाने में होती थी, ठीक है। तो अब इनको अपना ग्राउंड अगर गेन करना है तो इनको सिर्फ एक चीज आती है कि भाई को भाई के साथ लड़ाओ, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के पास लड़ाओ, एक इंसान के हाथ में माचिस पकड़ाओ और दूसरे के हाथ में पेट्रोल पकड़ाओ, और पूरे जो है जो अमन चैन है और जो शांति है उसको तबाह कर दो। देखिए, अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का सवाल है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसकी जो वो है कंप्लीटली अमल हो जाएगा।
लेकिन एक जगह के बाद दूसरी जगह एजिटेशन, दूसरी के बाद तीसरी जगह एजिटेशन, तीसरी जगह के बाद चौथी जगह एजिटेशन। कोशिश इन्होंने फतेहपुर में भी की थी, लेकिन पॉइंट वही है कि जहां पर भाईचारा ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर ये ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाते, क्योंकि ये मतलब आप देखिए ना कि अनऑथराइज लोग जो आ रहे हैं, वो अनऑथराइज लोग जो हैं वो सिर्फ एक धर्म के नहीं है, वो सिर्फ एक प्रांत से नहीं है। अनऑथराइज लोग जो हैं वो हर जगह से आ रहे हैं। आपका बिहार से माइग्रेंट लेबर है, आपका पंजाब से सॉरी आपका जो है वो यूपी से माइग्रेंट लेबर है, आपका आज की डेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से माइग्रेंट लेबर है। फतेहपुर के अंदर जो है मतलब पूरा का पूरा जितना भी काम यहाँ पे हो रहा है, लेबर लगभग 80% जो है वो या राजस्थान से है, या आपकी मध्य प्रदेश से है, या आपकी छत्तीसगढ़ से है। आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, आप सबका कराइए ना। और जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन धर्म के नाम पे नहीं होती, रजिस्ट्रेशन जो है वो व्यक्ति के नाम पे होती है। और रजिस्ट्रेशन जब करानी है, आप हर एक व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसके हिसाब से आपको जो है अपनी पॉलिसी बनानी है कि कौन अंदर आएगा कौन अंदर नहीं आएगा, जो कि संवैधानिक रूप से ठीक हो। बाकी सारा भाई को भाई से लड़ाने के लिए, दो कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करने के लिए, इससे अलावा कुछ नहीं है। और आखिरी जो मैं आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी और जो प्रधानमंत्री महोदय जी का जो ये बयान था, सरासर गलत बयान था, सरासर गलत बयानी थी। इनकी झूठ बोलने की आदत है, और ये आज से नहीं है, बड़े टाइम से आदत है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार की कोशिश क्या है कि किसी तरीके से हमारी फंडिंग को रोकें। जब हमारी फंडिंग को ये रोकेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे जो है खर्चे जो है थोड़े डिले होंगे, और उसके बाद ये जो है ये शोर मचाएंगे। जो मैंने आपको बोला कि जीएसटी कॉम्पनसेशन, बाकी ग्रांट्स जो डिले होके आती हैं, ये इसलिए आती हैं क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन करने के लिए, स्टेट्स को केंद्र के ऊपर टोटली निर्भर बनाने के लिए ये कोशिश करते हैं। लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे एक मतलब ऐसे दबंग मुख्यमंत्री के साथ हम काम कर रहे हैं कि वो डरने वालों में से नहीं है। हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है कि 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के बाद, ये छोटे मोटे डिलेज का हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे ट्रेजरी बैलेंसेस जो हैं वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो मर्जी बोलें, लेकिन एक चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी विल बी डेसिमेटेड इन दिस इलेक्शंस, और कांग्रेस अपने अलाइज के साथ जेएंडके में, और कांग्रेस स्टैंड लोन बेसिस पे 60 सीट से ऊपर लेकर हरियाणा में सरकार बना रही है। जी, क्योंकि ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि हमने बात की मस्जिद की, तो मस्जिद विवाद जब शुरू हुआ, शुरुआत से ही जो राज्य सरकार है उसने यही एक स्टैंड मेंटेन किया था कि यदि जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, जैसे भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी तरह से चीजें की जाएंगी। उसके बावजूद, जैसे आपने भी कहा, इतनी जगहों पर एजिटेशंस क्यों हुए? क्या वो सच में वाकई आपको लगता है लोकल लोग एजिटेशन कर रहे थे? क्योंकि बाहर जो ये चीज गई, जैसे नेशनल मीडिया ने जिस तरह से चलाया और नेशनल लीडर्स के जो इस पे प्रतिक्रियाएं आई, वो इस तरह से दिखाया गया कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं पर हिमाचल की लाठीचार्ज कर रही है, वाटर कैनन्स का यूज कर रही है। तो ये एजिटेशन इस सब के बावजूद क्यों हुए, जबकि राज्य सरकार ने तो शुरू से यही कहा था कि यदि इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो हटाया जाएगा। तो अब विवाद किस बात का था? यही तो समस्या है, यही तो समस्या है कि अगर अवैध है तो हटाया जाएगा, सरकार ने बोल दिया, उसके बाद ये एजिटेशन करने वाले हैं कौन? मैं आपको बोल रहा हूं ना, बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए जिसको भुना सके। अब क्या कर रहे हैं कि एक के हाथ में केरोसिन का वो पकड़ा रहे हैं कैनी, और दूसरे के हाथ में पकड़ा रहे हैं माचिस, कि भाई तू केरोसिन छिड़क और तू माचिस लगा। तो अब आप देखिए कि 185 से ज्यादा लोग नामजद हो चुके हैं। आप इनके नामों पे ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे, आपको सिर्फ एक छाप दिखेगी, वो है कमल छाप। ये कमल गट्टे हैं, ये कमल छाप लोग हैं सारे के सारे। और ये देखिए, हिंदू, हम क्या हिंदू नहीं है? हम इनसे पुराने हिंदू हैं, हम इनसे ज्यादा कट्टर हिंदू हैं। लेकिन हमने हिंदू होने के लिए और अपने हिंदू होने का जो है ना, हमने लोगों के सामने भीख नहीं मांगी कि मैं हिंदू तो वोट दो। हम बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, काम के नाम पे वोट दो। हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं। इनके पास ना काम का मुद्दा है, ना इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा है, इनके पास किसी चीज का मुद्दा नहीं। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि हिंदू को जो है वो मुसलमान से लड़ाओ। मुस्लिम इनके लिए जो है वो एक वोट का वो जरिया बन गए हैं कि जैसे जैसे मैं धार्मिक भावनाएं भड़काता रहूंगा, मेरा जो कोर वोट बैंक है वो शायद स्ट्रांग होता रहेगा। ये जो सिख हैं, ये उनके जो है जो खिलाफ, आप देखिए ट्विटर पे आप अगर चले जाइए, आज कोई भी अगर कोई सिख हैंडल होगा, उसके नीचे कोई 100 कमेंट आएंगे कि ये खालिस्तानी है। इनकी एमपी जो है सरेआम
हिमाचल प्रदेश से, मेरे को शर्म आती है बोलते हुए दैट शी इज फ्रॉम द स्टेट, शरेआम बोलती है जी हाँ तुम तो खालिस्तानी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। तो ये जो है ना, ये एक ऐसे जहरीले सांप हैं जो सिर्फ इनका काम यह है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे लड़ाएं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर। तो बोलने का मतलब मेरा यह है कि ये एजिटेशन का सिर्फ, मैं लास्ट 2 मिनट्स लूंगा, इस एजिटेशन में किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए मैं खुद पॉलिटिकल प्राणी हूं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि कहीं पे भी कोई भी एजिटेशन हो रही है, मैं लोगों को यही बोलता हूं कि आपने वहां नहीं जाना है। क्यों? कारण क्या है? हमारे यहाँ पर बहुत पहले मतलब एक छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, एक हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड के लिए जो है वो मतलब खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, वो भीड़ जो है एक वायलेंट मॉब में बदल गई। ये है 2011-2012 की बात है। वो मॉब में जब वो भीड़ कन्वर्ट हुई, उसके बाद हुआ क्या कि लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, सब कुछ दिए। 2 नेता उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जिन्होंने वहां पे जाकर जो है कुछ गड़बड़ फैलाने की कोशिश की। वो नेता तो गायब हो गए, वहां पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी होने के बाद हुआ क्या कि लोगों ने पुलिस के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस सारे प्रकरण की जो है ये एक वीडियोग्राफी हुई हुई है। उसके बाद सबके ऊपर एफआईआर हुई। मैडम आज लगभग इस घटना को घटे तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। वो सारे के सारे व्यक्ति आज तक केस भुगत रहे हैं। किसी नेता का कुछ नहीं बिगड़ा। नेता आज भी अपने घरों में बैठे मतलब अपने पैर पे पैर चढ़ा के अपनी इस टाइम पे टीवी देख रहे होंगे। लेकिन 88 साल के एक बुजुर्ग जिनको कोर्ट जबरदस्ती वहां पे बुला रहा है और बड़ी मुश्किल से परमिशन ली जा रही है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक 35 साल का युवा जिसका वीजा नहीं लग पाया बिकॉज ही इज एन अंडर ट्रायल। मतलब ऐसे संगीन मामले इनके ऊपर हुए हैं कि इनकी जिंदगियां बर्बाद होगी सिर्फ 2 नेताओं के भड़काने के ऊपर। वही हाल जो है ये आपका अब होगा आपका संजौली के अंदर और बाकी जगहों पर। नेताओं ने इनको पंप मारा, नेता वहां पर नहीं गए। ये बेचारे कुछ लोग तो थे जो कि लोकल नेता थे, कुछ लोग थे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इस तरह के नेता थे, लेकिन बाकी सारे उनके साथ जो चलने वाली भीड़ थी, इन सबके ऊपर जो केसेस हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद जो है वो इन नेताओं की, भड़काऊ नेताओं की वजह से होंगी। आपके माध्यम से मैं अपील यही करना चाहूंगा, यार अपना दिमाग लगाइए। ये 100% हिंदू स्टेट है, 97-98% हिंदू स्टेट है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर जो है हिंदू धर्म के अंदर आस्था रखता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारा धर्म इतना कमजोर है कि कोई अगर पास में नमाज पढ़ रहा है उसकी वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तो ये आपका धर्म कमजोर नहीं है, ये आपका फेथ आपके धर्म में वो कमजोर है। आप अपने आप को स्ट्रेंथन करो। और दूसरी बात यह है, नेताओं के भड़काऊ भाषणों में, और स्पेशली जो कि नेता हिंसा के लिए मजबूर करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मजबूर करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनसे दूर रहिए। आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी ज्यादा सुखी हो जाएगी। जी, शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। सभी देखते रहिए समाचार फर्स्ट। और अभी-अभी आपने सुना भवानी सिंह पठानिया जी को बेबाकी से वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर संजौली मस्जिद विवाद तक सभी चीज़ों पर अपना पक्ष रखते हुए। आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी वीडियो अगर आपके व्हाट्सएप पर आ रही है या आप कुछ भी देखकर अगर ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हैं, तो पहले उसका फैक्ट चेक कर लें, पहले जान लें कि क्या है इसकी असली सच्चाई। यूँ ही चीज़ें फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप सिर्फ, आपके लिए वो सिर्फ एक मैसेज है जो आपने फॉरवर्ड किया है, लेकिन यही चीज़ें बाद में बड़े दंगों का कारण बन जाती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट।